नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी माहौर। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में मंत्रिमंडल की कवायद की। बात करेंगे अधर में लटकी एलजेपी की। जानेंगे बराक ओबामा ने राहुल गांधी पर क्या की टिप्पणी। साथ ही बात होगी उमा भारती के बगावती तेवर की। और बुलेटिन के आखिर में बात अयोध्या में दीपावली की धूम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम। 116 जिलों के 3 लाख मजदूरों की स्किल ट्रेनिंग शुरू। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण आबादी को सशक्त करने का है उद्देश्य। किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की हुई बैठक। पंजाब के आंदोलन पर की गई चर्चा। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल रहे बैठक में मौजूद। और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मिली जीत के बाद और मजबूत हुई शिवराज सरकार। कहा, कांग्रेस ने मुद्दों पर नहीं लड़ा चुनाव, दूध में चीनी की तरह घुल गए सिंधिया। रिलायंस के शेयर में एक बार फिर बड़ी रौनक। उद्यम ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स में करीब 375 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस। सेंसेक्स और निफ्टी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। आज पटना में एनडीए की बैठक हुई, जिसे लेकर माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल के चेहरों और नीतीश की ताजपोशी की तारीख तय होगी। लेकिन आज की बैठक में कोई मंथन नहीं हुआ। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान जरूर कर दिया कि 15 नवंबर को फिर मीटिंग होगी। एनडीए की इसी बैठक को लेकर आज स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं ग्रुप एडिटर राजीव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। धन्यवाद दामिनी। राजीव जी, आज की बैठक कुछ भी खास नहीं थी। माना जा रहा था कि आज मंत्रिमंडल के चेहरों पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है कि एक और मीटिंग एनडीए में खटपट के संकेत हैं? क्या मंत्रियों के नाम पर सहमति नहीं बनने की वजह से तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी दामिनी, बिहार में एनडीए बहुमत तो ले आई है और इस दम पर वो सरकार बना भी लेगी, लेकिन सरकार चलाना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुमत में बहुत से तार उलझे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को उसे सरकार में सबसे खास पद देना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को ही शुरू से मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया था। भाजपा को फिलहाल उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना होगा, लेकिन इसमें भी कई दावेदार हैं। सुशील कुमार मोदी तो पहले इस पद पर थे, इसीलिए उनकी दावेदारी स्वाभाविक है, लेकिन अब हिंदुत्व ब्रिगेड को खुश करने के लिए कामेश्वर चौपाल का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि रोटी के साथ राम का नारा देने वाले कामेश्वर चौपाल ने ही 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट रखी थी। इस वक्त जिस तरह राम मंदिर को भाजपा आने वाले कई चुनावों में भुनाना चाहती है, उसमें कामेश्वर चौपाल को महत्वपूर्ण पद देना फायदेमंद भाजपा के लिए हो सकता है। इसके अलावा एनडीए में शामिल अन्य दलों को भी मंत्रिपरिषद में स्थान पाने की ख्वाहिश जरूर होगी। खासकर जीतन राम मांझी जैसे नेता को खुश रखना बड़ी चुनौती है। वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आप हम जानते हैं, और अपनी 4 सीटों के साथ अगर वो किसी बात पर नाराज होकर के अलग होते हैं तो एनडीए को अल्पमत में आते देर नहीं लगेगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए शायद एनडीए फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सरकार गठन में वक्त ले रही है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 15 नवंबर को ही पता चलेगा कि मंत्रिमंडल में किसका नाम शामिल होगा और किसका नहीं। लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल लगातार हार के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, वहीं ईवीएम पर भी शक जता रहे हैं। आज एक बार फिर कांग्रेस नेता उदित राज ने लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या बिहार चुनाव में हुई है धांधली? क्या चुनाव में बीजेपी ने किया है खेल? क्या महागठबंधन का वोट एनडीए के खाते में गया? क्या वाकई ईवीएम में हुई है गड़बड़ी? ये सवाल विपक्ष के उन आरोपों के बाद उठाए जा रहे हैं जिसमें आरजेडी से लेकर कांग्रेस के नेता ईवीएम पर शक जता रहे हैं। राहुल गांधी ने जहां ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन करार दिया है, वहीं अब एक बार फिर उदित राज ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा कि बीजेपी का 5% वोट शेयर घटा है तो उसकी सीटें कैसे बढ़ीं। उदित राज ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ीं। राजद का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीटें कम हुईं। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थीं। ग्रामीण इलाके में ज्यादातर एनडीए जीती है, जबकि इनका शहरी बेस है। ईवीएम में सेटिंग हुई है। लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम पर उदित राज पहले भी शक जता चुके हैं। उन्होंने नतीजे घोषित होने से पहले ही सवाल खड़े करते हुए कहा था, जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती।
अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे? तो अब विपक्ष के इन बयानों से साफ है कि वो एनडीए की जीत को ईवीएम में गड़बड़ी से जोड़ रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इस पर सफाई भी दे चुका है। बावजूद इसके विपक्ष शांत नहीं हो रहा है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहीं एलजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है। नेता खामोश हैं, हताश और निराश हैं, क्योंकि अपने खराब प्रदर्शन की वजह से वो ना इधर की रही ना ही उधर की रही, और अब तो केंद्र से भी उसकी विदाई तय मानी जा रही है। जी हां, जिस नीतीश पर चिराग तीखे तीर छोड़ रहे थे, अब वही एलजेपी में अंधेरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एनडीए से अलग होकर चिराग ने जेडीयू को जलाने की कोशिश की थी। हालांकि वो नीतीश को नुकसान पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन उन्हें सत्ता के करीब पहुंचने से रोक न सके। अब चिराग की यही नाकामी एलजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जेडीयू अब दिल्ली में भी एलजेपी को एनडीए से बेदखल करने की मांग कर रही है। बीजेपी फिलहाल नाराज चल रहे सीएम नीतीश को और खफा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में एलजेपी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी के साथ राज्यसभा सीट पर ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव दूर होने के कारण बीजेपी को अभी चिराग की जरूरत भी नहीं है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा एलजेपी को एनडीए में बनाए रखा जा सकता है। जहां तक कैबिनेट में जगह देने या राज्यसभा सीट देने की बात है, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने एलजेपी से दूरी बनाने का साफ संकेत दिया है। पहले राज्य के प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव ने चिराग पर धोखा देने का आरोप लगाया। इसके ठीक बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर बीजेपी और जेडीयू दोनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी की इस तल्खी के बाद जेडीयू को भी ताकत दिखाने का मौका मिल गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सियासी लड़ाई में नीतीश बेशक कमजोर पड़े हैं, मगर उनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। अब चिराग को वो किसी कीमत पर भी एनडीए का हिस्सा नहीं रहने देंगे। जेडीयू के इस तेवर से साफ है कि अब बिहार से लेकर दिल्ली तक चिराग की चिंता बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश के लिए बीजेपी एलजेपी का साथ छोड़ने को तैयार होती है या नहीं। चुनाव के वक्त चिराग पासवान जिस तरह से आगे आए थे, उससे लगा था कि वो एलजेपी में जीत का चिराग जलाएंगे, लेकिन नतीजों ने अंधेरा कर दिया। अब देखना होगा कि चिराग का सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन राजनेताओं के भविष्य से इतर अब तो पत्रकारिता के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी लगातार अपने खिलाफ उठ रही आवाज को खामोश करने में जुटी है। इसे लेकर ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर अपनी आवाज उठाते हैं। महंगाई से लेकर गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर वो मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हैं। वहीं आज राहुल गांधी का गुस्सा असम की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर फूट पड़ा। इसकी वजह पत्रकारों का हक है, जिसे बीजेपी देने से इनकार कर रही है, और जो आवाज उठाते हैं उसे खामोश किया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पत्रकार पराग भूइयां का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रकारिता का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले असम के पत्रकार पराग भूइयां की आवाज को दबाया गया। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित राज्यों में सच्ची पत्रकारिता का गला घोंटा जा रहा है और तमाशा करने वालों को सुरक्षा मिल रही है। ये कोई पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने पत्रकारों का पक्ष लिया हो। इससे पहले भी जब जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिलाने की कोशिश की गई, तब तब कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। कांग्रेस नेता ने 2 दिन पहले भी पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के पत्रकार विनय तिवारी को बीजेपी के लोगों ने बेरहमी से पीटा है। अधिकारों की बात चली है तो सोचा कि पूछ लें कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों के लिए ही अधिकार याद आएंगे या विनय तिवारी जैसे पीड़ितों के लिए भी। अब जब मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर तौर पर विपक्ष तो घेरेगा ही, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है? देश में नेताओं की बयानबाजी इस वक्त गर्मा रही है। इस पारे को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणियों ने और चढ़ा दिया है। दरअसल उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई लोगों का जिक्र है, जिसकी वजह से ये किताब भारत में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा क्या लिखा है इस किताब में, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बताया है। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
दरअसल ओबामा की इस नई किताब में राहुल गांधी पर टिप्पणी लिखी गई है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में अपनी इस किताब में लिखा है कि उनमें एक ऐसे नर्वस और लड़कपन छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है, जिस पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है, विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से संबित पात्रा, गौरव भाटिया और अन्य कुछ प्रवक्ताओं ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक सख्त और स्मार्ट बॉस की याद दिलाते हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह में एक भाव शून्य ईमानदारी है जो उन्हें अलग बनाती है। इस किताब में एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ है तो दूसरी ओर राहुल गांधी के अंदर लड़कपन का गुण होना भारत में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को ये पसंद नहीं आ रहा है। अब इन सब के अलावा राहुल गांधी इसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये देखने वाली बात है। ओबामा की किताब को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। वैसे वो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद भी कांग्रेस की हार पर तंज कस रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही दिग्गज कमलनाथ की तारीफ में कसीदे गढ़ रही हैं। जी हां, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने जमकर कमलनाथ की तारीफ की है, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें आंख दिखानी शुरू कर दी है। राजनीति की रवायत है कि सत्तारूढ़ दल के नेता अक्सर विरोधियों पर वार करते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस की कमियां निकालने में जुटी है। यहां तक कि उपचुनाव के बाद तो उसके तेवर और तल्ख हो गए हैं। कांग्रेस की हार पर चुटकी लेते हुए वो कमलनाथ को कमजोर बता रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता उमा भारती उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। उन्होंने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भी उपचुनाव बहुत अच्छा लड़ा। ये चुनाव कमलनाथ ने बहुत ही टेक्निकल रूप से लड़ा। वो इसी तरह से अपनी सरकार चलाए होते तो मामला गड़बड़ नहीं होता। उनकी 15 महीने की सरकार नहीं गिरती। उमा ने कहा कि वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ की तारीफ करने के साथ वो तो बीजेपी नेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष पर बरस पड़ी। उमा भारती ने प्रदेश के पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को उपचुनाव में सांची सीट से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए काम नहीं करने के आरोप पर कहा कि शेजवार को नोटिस देना औपचारिकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोध में काम नहीं किया। उमा का कमलनाथ पर नरम पड़ना और बीजेपी पर गर्म होना ये बताता है कि वो पार्टी से नाराज हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी को उनके खफा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तकलीफ केवल कमलनाथ की तारीफ से हुई है। तभी तो सत्तारूढ़ दल ने कहा कि ये उमा भारती का निजी बयान है, शायद उन्होंने बोलने से पहले सोचा नहीं होगा। बीजेपी के बयान से साफ है कि वो उमा पर ही बरस रही है। इस तीखी बयानबाजी से बीजेपी में ही बगावत के संकेत मिल रहे हैं। उमा भारती के बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। अब पार्टी उमा को घेरकर ही अपना बचाव कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मुसीबत में अपने फैसलों को लेकर घिरे पीएम मोदी भी आयुर्वेद के सहारे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास आरोग्य की सबसे महान विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 5वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास आरोग्य की सबसे महान विरासत है। पूरी दुनिया को आरोग्य प्रदान करना भारत की संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा ने देश में फायदा किया है। कोरोना काल में हल्दी समेत अन्य चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि जन स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए प्रभावी और सस्ते सामान उपलब्ध कराने में अभी तक आयुर्वेद समुचित उपयोग नहीं हो सका है। ऐसे में इसके उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि जामनगर आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान और जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रतिष्ठित संस्थान हैं।
जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान को संसद के कानून के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात दीपोत्सव की। राम की नगरी अयोध्या में आज शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार बन रहा है। ऐसे में तैयारी भी कुछ खास की गई है। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, देखिए हमारी रिपोर्ट। राम की नगरी अयोध्या में दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। आज सुबह अयोध्या शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई झांकियां शामिल रहीं, जिन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों का चक्कर लगाया। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मन रहा है। ऐसे में शहर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर राम जन्मभूमि में रामलला की पूजा की। इस दौरान उनके साथ यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में सीएम योगी ने रामलला के सामने दीपक जलाए। मुख्यमंत्री के बाद राम जन्मभूमि परिसर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी दीपक जलाया। आपको बता दें कि इस समय अयोध्या में चारों ओर जश्न का माहौल है, क्योंकि इस बार की अयोध्या की दिवाली कुछ ज्यादा ही खास है। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मन रहा है, जिसका उत्साह इस आयोजन से साफ नजर आ रहा है। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।